OnePlus जैसा आज है, पहले ही ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले ये एक छोटी ऑडियंस को खुश करने की कोशिश करते थे। वही करते करते इन्होंने OnePlus 3T, 5T जैसे फोन से हमें इम्प्रेस भी किया है। एंड सिर्फ इम्प्रेस ही नहीं, लोग आज भी इनके पुराने फोन्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि पहले फोन्स ऐसे ही आते थे जो इतने लंबे टाइम के लिए चल जाया करते थे। बट आजकल तो बात सारी प्रॉफिट की आ जाती है, और उसी जमाने से मैं ये OnePlus 7 Pro उठा के लाया हूँ। और ये फोन बहुत ही स्पेशल था और इसके कुछ रीजंस थे। तो आज हम इसी फोन को रिविजिट करके देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जो सभी इस फोन को खरीदना चाह रहे थे। पहले हल्की सी हिस्ट्री जान लेते हैं। बात है 2019 की, जब OnePlus फ्लैगशिप किलर से फ्लैगशिप में ट्रांजिशन कर रहा था। तब ये सैमसंग और एप्पल की तरह अल्ट्रा प्रीमियम बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इनका मैसेज बहुत ही सिंपल था, फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देनी है और प्राइसिंग फ्लैगशिप से नीचे रखनी है। बट उस प्राइसिंग को अचीव करने के लिए ये कुछ ना कुछ फीचर्स को कट करते थे, जैसे कि IP रेटिंग इनके पास नहीं थी और ये हमेशा 1080p रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले लेके आते थे। लेकिन अब क्योंकि ये फ्लैगशिप बनना चाहते थे तो इन्होंने निकाला ये OnePlus 7 Pro। ये एक ऐसा फोन था जो डिजाइन, डिस्प्ले और फीचर्स के मामले में डायरेक्टली फ्लैगशिप्स को टक्कर दे रहा था, और कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पे तो ये उनसे बेटर ही था, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से इसमें सब कुछ टॉप टियर था और इसकी कॉस्ट फ्लैगशिप से कम थी। ये 48,999 का आता था और इसके कंपैरिजन में जो फोन्स थे Galaxy S10 Plus, Huawei P30 Pro या इवन iPhone XS, ये सब इससे काफी महंगे थे। अब अगर आप इस फोन को बाकियों से कंपेयर करोगे तो ये उनसे आगे रहेगा, क्योंकि एक बार इसके डिस्प्ले देखो। एक तो इस प्राइस में ये QHD रेजोल्यूशन के साथ आ रही थी, दूसरा इन्होंने डिस्प्ले में कोई नॉच नहीं दी थी, ये एक फुल स्क्रीन वाला पैनल था, और तीसरा पहली बार किसी मेन स्ट्रीम फोन में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आया था, जिसे ये फ्लूइड एमोलेड बोलते थे, क्योंकि पहले ये फीचर सिर्फ कुछ गेमिंग फोन्स में ही होता था और उनकी भी डिस्प्ले LCD होती थी। OnePlus ने पहली बार ये चीज OLED के साथ डिलीवर कर दी एंड इससे वो 90 हर्ट्ज वाला एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। इसके बाद तो फिर बहुत से फोन्स लाने लग गए थे। एंड आप खुद सोच सकते हो, जब पूरी दुनिया 60 हर्ट्ज चला रही हो और उन्हें अचानक से ऐसा कुछ मिल जाए तो क्या होगा। इसकी डिस्प्ले ग्राउंड ब्रेकिंग बन चुकी थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन फीचर। चलो ये तो एक डिपार्टमेंट में अच्छा हुआ, बाकी चीजों का क्या। तो देखो, उस टाइम सारे ही फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 855 के साथ आ रहे थे और वो इसमें भी था। लेकिन अब क्योंकि हम समझते हैं कि प्रोसेसर के साथ साथ स्टोरेज टाइप भी कितना जरूरी होता है, तो तब के जो फ्लैगशिप्स थे जैसे Galaxy S10 Plus वगैरह, उनमें UFS 2.1 आती थी। लेकिन इस फोन के साथ OnePlus ने पहली बार किसी फोन में UFS 3 स्टोरेज दी थी, जो कि 2.1 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट दुगनी तेज है। तो अब आप समझ रहे हो कि ये फोन आखिर क्यों इतना फास्ट था। लोगों ने 90 हर्ट्ज पहली बार देखा था और UFS 3 भी पहली बार ही देखा था, तो एक मेजर विजिबल डिफरेंस आना ही था। मैं अगर आपको इस पे Antutu रन करके स्कोर दिखाऊं तो ये स्कोर वर्जन 10 का है और उस टाइम वर्जन 7 चलता था। उसके हिसाब से भी इसका स्कोर सैमसंग से हाई ही था। अब तो इतना स्कोर आपको मिड रेंज फोन्स में ऐसे ही मिल जाता है। इवन मैंने इस पे गेंशिन इम्पैक्ट हाईएस्ट सेटिंग्स पे ट्राई किया, वैसे तो ये काफी हीट हुआ और एवरेज FPS भी कम ही आ रहे थे। तो हाँ, आज की हाईएस्ट लेवल की गेमिंग तो ये नहीं करा सकता, बट अपने टाइम पे तो ये बीस्ट था। बाकी अगर हम जनरल फोन की बात करें तो आज भी अगर आप इसको हाथ में पकड़ोगे तो इसका बिल्ड इंस्टेंटली प्रीमियम फील देता है। फ्रंट एंड बैक में दोनों तरफ कर्व्ड ग्लास डिजाइन, मेटल फ्रेम और एक बैलेंस सा वेट। आज के फोन स्लिम और लाइट वेट होने के चक्कर में थोड़े फ्लिमजी से हो जाते हैं, लेकिन OnePlus 7 Pro अब भी सॉलिड फील देता है, और ये सब कुछ ये लोग 49,000 में दे रहे थे। इस सब के साथ साथ इसमें एक चीज और थी जो उस टाइम पे बड़ी पॉपुलर हुई थी, वो था इसका पॉपअप कैमरा। अब ये ट्रेंड तो काफी बढ़िया था, क्योंकि अगर आप इस डिस्प्ले में कंटेंट देखोगे तो वो एक्सपीरियंस अलग ही होता था, क्योंकि उस टाइम नॉच चलती थी और पॉपअप कैमरा वाले फोन्स में वो थी नहीं। लेकिन आज ये हमें किसी फोन में नहीं मिलता, क्योंकि इसके डाउन साइड बहुत थे। एक तो ये मोटराइज्ड पार्ट है, तो इसका लाइफ स्पैन बहुत ही लिमिटेड माना जाता था, और फिर इसी कारण से ये जगह भी बहुत लेता था, क्योंकि अगर आप इसकी मोटर देखोगे तो वो ऐसे मूव करती है और बहुत नीचे प्लेस्ड होती है। तो एक तो जगह बहुत ले ली, ऊपर से इसकी वजह से वाटर रेजिस्टेंस में भी दिक्कत आती थी। हालांकि इस फोन के साथ काफी टेस्ट लोगों ने करे थे एंड इट सर्वाइव्ड, लेकिन इसमें कोई ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं थी। तो अगर आज भी इस पॉपअप कैमरा को रखते तो बाकी चीजों में इनोवेशन नहीं हो पाती। इसलिए ये बस एक ट्रेंड था जो कुछ टाइम रहा और फिर गायब हो गया। इस सब के साथ साथ जिस चीज के लिए लोग इनके फोन सबसे ज्यादा लेते थे वो था इनका UI, Oxygen OS। हालांकि तब तक One UI आ चुकी थी, लेकिन तब भी ये लोगों का फर्स्ट या तो सेकंड फेवरेट रहता ही था। एंड क्यों ना हो, इसकी स्क्रोलिंग, एनिमेशंस, ऐप ट्रांजिशन सब कुछ बहुत स्मूथ थे। बेसिक चीजें जैसे कि ऐप ओपन करना, मल्टीटास्किंग, हैवी यूसेज वगैरह में इनके फोन्स अटकते ही नहीं थे। उस टाइम हैंग होने वाली दिक्कत बहुत ज्यादा होती थी और इनके साथ वैसा कुछ नहीं था। इसके साथ साथ ये एड्स नहीं देते थे, ब्लोटवेयर्स नहीं थे, यानी कि एक फास्ट रिस्पॉन्सिव UI मिलता था। अब तो खैर चीजें बहुत ही बदल चुकी हैं। पहले इन्होंने Oxygen OS को Color OS से मर्ज करने की बात कर दी, फिर इनको बैकलैश मिला तो कहा मर्ज नहीं करेंगे। अब देखो, मर्ज तो इन्होंने पूरा ही कर दिया है, बस नाम Oxygen OS छोड़ा है वो Color OS। एंड वैसे तो चीजें बेटर ही हुई है, लेकिन Oxygen OS के साथ लोगों के इमोशंस बहुत अटैच थे। अगला हम इसकी बैटरी लाइफ को देखें तो OnePlus ने 4000 mAh की बैटरी दी थी
और 30 वॉट की चार्जिंग ये सपोर्ट करता था, क्योंकि S10 Plus 15 वॉट की चार्जिंग देता था। iPhone XS Max का तो आप पूछो ही मत, ये लोग इकट्ठा ही 5 वॉट का चार्जर डब्बे के अंदर देते थे। बस एक Huawei था जो इनसे थोड़ा आगे था, क्योंकि वो 40 वॉट का चार्जर दे रहे थे। चार्जिंग से रिलेटेड बस इसमें एक कमी थी कि इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं थी। नेक्स्ट अगर हम इसका कैमरा देखें तो ये फोन ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आया था। 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जो 3x ऑप्टिकल जूम दे रहा था। अब तो हम इन्हीं के 50,000 के फोन को देख ले तो इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है और 2x ऑप्टिकल जूम मिल रहा है, यहाँ 3x था। बट कंपटीशन के कंपैरिजन में तो इनका कैमरा सेटअप बहुत कंपेरेबल था। बस सैमसंग इससे बड़ा महंगा था तो उसकी इमेज क्वालिटी भी बेटर थी। बाकी अगर हम इसको आज के OnePlus 13 से कंपेयर करके देखें तो ऑब्वियसली ये बेटर आएगा, बट जस्ट टू सी 7 Pro कहां स्टैंड करता था। सबसे पहले तो आप इनमें कलर्स देखो, अब बहुत नेचुरल आने लग गए हैं, पहले कॉन्ट्रास्टी और वाइब्रेंट से आते थे और टेम्परेचर भी ज्यादा था। उसके बाद डिटेल्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ गया है, डायनेमिक रेंज में भी फर्क पड़ गया है, अब चीजें बैलेंस कर दी गई हैं। बट अपने टाइम के हिसाब से इसका कैमरा अच्छा था, वो तो अब है कि ये आउटडेटेड हो गया है। और उस टाइम अगर किसी को कैमरा पसंद नहीं आता था तो वो इसमें गूगल कैमरा डाल देते थे एंड सडनली आपका कैमरा बहुत बेटर हो जाता था। काफी इंटरेस्टिंग टाइम था वो। अब आपने इस फोन का सब कुछ देख लिया कि आखिर ये इतना पॉपुलर क्यों था। आज से कंपेयर करें तो ये मार्केट काफी फ्लैशी हो गया है, स्पेक्स के नंबर्स बढ़ गए हैं, बट एक्चुअल एक्सपीरियंस में अब काफी कॉम्प्रोमाइजेस होने लग गए हैं। बट ओवरऑल जनरल बेसिक यूजेबिलिटी के लिए ये फोन अभी भी सही चल रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में ऑब्वियसली OnePlus 7 Pro 2025 में ऑफिशियली आउटडेटेड है, कंपनी ने इसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स बंद कर दिए हैं। लेकिन ये वही फोन है जिसके लिए कस्टम रोम कम्युनिटी अभी भी एक्टिव है। आप इस पे Lineage OS, पिक्सल एक्सपीरियंस या कोई भी कस्टम रोम फ्लैश करके लेटेस्ट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस ले सकते हो। और ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि OnePlus ने उस टाइम पर बूट लोडर अनलॉक करने की फ्रीडम दी थी और सोर्स कोड्स भी रिलीज किए थे। ये एक और रीजन है जिसकी वजह से ये फोन कम्युनिटी फेवरेट बन गया था। इन्हीं सब चीजों की वजह से आज भी लोग OnePlus 7 Pro को एक लेजेंडरी फोन के रूप में याद करते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हार्डवेयर बट बिकॉज ऑफ द फिलोसफी बिहाइंड इट। एंड इस फोन के आने के बाद OnePlus ने अपनी पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी थी और फिर वो फ्लैगशिप वाली साइड पे जाने लग गए एंड उस रास्ते पे चलते चलते दे हैव रीच्ड हियर और अब ये प्रॉपर फ्लैगशिप्स बना रहे हैं। और OnePlus के लिए ये जर्नी कुछ ज्यादा ही टफ थी क्योंकि बीच में इनकी गाड़ी बहुत हिल चुकी थी। वो तो अब ये OnePlus 13 सीरीज या Nord सीरीज जैसे फोन्स बना रहे हैं तो इनका कुछ हो रहा है, वरना ब्लंडर्स तो बहुत ज्यादा हो गए थे। बेसिकली उस टाइम ये ब्रांड एंथुसियास्ट फोकस्ड कंपनी थी, लेकिन इतने छोटे निश को खुश करके आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसलिए OnePlus ने यहाँ से यहाँ जंप मारा है। अब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो ये रहा मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बस फिर इसका रिविजिट हो गया है और मेरा भी हो ही गया है। This is it from my side. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one. Bye bye.